फ्रेंड्स, दिस इज़ रिंकी गुप्ता। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि रिएक्शंस 5 टाइप की होती हैं। पहली सब्स्टिट्यूशन, दूसरी एडिशन, तीसरी एलिमिनेशन, चौथी रीअरेंजमेंट रिएक्शन और फिफ्थ अपन ने पढ़ी थी रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें से अपन पहली देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स की होती हैं: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब उसमें भी अपन पहला देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एलिफेटिक कंपाउंड्स में भी हो सकती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी हो सकती है। तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है कि ये रिएक्शन किस में पढ़ रहे हैं अपन, एलिफेटिक कंपाउंड्स में। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज क्या होगी अपनी, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिस न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होती है। या फिर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका अफेक्शन किसकी साइड होता है, न्यूक्लियस की साइड। एंड न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, अपन कैसे भी बोल सकते हैं इसको। ये हो गया अपना न्यूक्लियोफाइल। और सब्स्टिट्यूशन मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एक लीविंग ग्रुप होगा जो कि यहाँ से लीव कर जाएगा। वो जो लीविंग ग्रुप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफ्यूज। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफ्यूज। क्योंकि न्यूक्लियोफ्यूज क्यों बोल रहे हैं अपन, न्यूक्लियो का मतलब उसका नेचर भी कैसा था उसका नेचर भी कैसा था कि वो उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स थे। तो वो क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे उनको अपने साथ में लेके उस मॉलिक्यूल को लीव कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये RX और यहाँ पे Y। तो यहाँ पे RX क्या है, अपना रिएक्टेंट है, और Y है न्यूक्लियोफाइल जो कि इस पर अटैक करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे ये अटैक करता है, ये जो लीविंग ग्रुप है यहाँ से लीव कर जाएगा, अपना बन जाएगा RY+X। अब यहाँ पे अटैक किस टाइप से होता है, इसके बेसिस पे भी अपन आगे रिएक्शन जो है वो क्लासिफाई करेंगे। अब यहाँ पे जो Y है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूट्रल भी हो सकता है और निगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है, निगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है। ऐसे ही अपना रिएक्टेंट जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है। देखो, तो इस बेसिस पे अपनी 4 टाइप की रिएक्शन हो सकती है कि मान लो अपना जो रिएक्टेंट है वो क्या है, न्यूट्रल है, और जो न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज़ है वो एनाइनिक है। अपना रिएक्टेंट न्यूट्रल है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी न्यूट्रल है। तीसरा है कि अब रिएक्टेंट जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज्ड। चौथा है कि जो रिएक्टेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 केस हो सकते हैं। अब यहाँ पे अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा कि अगर ये I यहाँ से लीव करेगा तो ये OH यहाँ से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा OH। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल NMe3 है, ये जुड़ जाएगा, I यहाँ पे लीव कर जाएगा तो ये बन जाएगा RNMe3। अब यहाँ पे इसने अपने लॉन पेयर डोनेट किए, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये I- यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये OH- यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये NMe3 निकल जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा ROH और ये निकल जाएगा NMe3। और यहाँ पे सल्फर के पास में क्या है, लॉन पेयर, ये यहाँ पे करेगा अटैक और ये NMe3 यहाँ से निकल जाएगा तो ये बन जाएगा R, ये SH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे से निकल जाएगा NMe3। तो ये जो चारों रिएक्शन हुई है ये किस मैकेनिज्म के बेसिस पे हुई है, वो मैकेनिज्म हमें देखनी है। मैकेनिज्म जो है वो किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट कैसा है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, लिविंग ग्रुप कैसा है, रिएक्शन कंडीशंस कैसी है, उस बेसिस पे मैकेनिज्म डिसाइड की जाती है किसी रिएक्शन की। तो बहुत टाइप की मैकेनिज्म होती है। मेनली जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन पढ़ते हैं SN1 एंड SN2। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं SN2 की। SN2 जैसे कि यहाँ पे नाम से सजेस्ट होता है कि ये S जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन को, N डिनोट कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक को,
और ये 2 डिनोट कर रहा है बाई मॉलिक्यूलर को। तो अपन इसको कैसे पढ़ते हैं, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। SN2 का फुल नेम क्या हुआ, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे ये जो बाई मॉलिक्यूलर है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो होगा 2। अब ये आगे जब अपन रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि 2 ऑर्डर इसका कैसे होगा। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज क्या होगी, अपनी न्यूक्लियोफाइल, और सब्सटीट्यूशन का मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एक यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा जो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के मॉलिक्यूल को लीव कर देगा। इतनी बात अपन को समझ में आ गई। अब अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कि ये Y- ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे है अपना कोई रिएक्टेंट। तो यहाँ पे Y- न्यूक्लियोफाइल है, ये अपना रिएक्टेंट है जिसमें X क्या है, लिविंग ग्रुप। अब ये जो Y- है ये इसके पास में दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये अटैक कर सकता है बैक साइड से या फिर ये अटैक कर सकता है फ्रंट साइड से। ठीक है, अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करता है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे Y- जैसे ही अटैक करेगा इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, क्योंकि दोनों क्या है, निगेटिव चार्ज स्पीशीज, इन दोनों के बीच में होगा रिपल्शन। तो इस वजह से क्या होता है, फ्रंट अटैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन ये क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है। अगर ये बैक साइड से अटैक करता है तो यहाँ से जो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और X- यहाँ से आसानी से लीव कर जाता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो Y और X बिल्कुल एक दूसरे की 180 डिग्री पे होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे Y- जो है वो बैक साइड अटैक करता है तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, ये C, इसके साथ में एक बॉन्ड ये जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। ठीक है, ये तो अपन ने ये तीनों बना दिए और यहाँ से बाई आ रहा है और यहाँ से X इसको लीव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, अपनी एक ट्रांजिशन स्टेट। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही होती है तो उसका बिल्कुल मिड पॉइंट होता है जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें ये जो Y और C बॉन्ड है ये तो बन रहा होता है और ये C और X बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा होता है। फिर लास्ट में प्रोडक्ट में क्या होता है, ये Y इससे जुड़ जाता है, X- यहाँ से लीव कर जाता है और ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो C की जो तीनों वैलेंसी थी वो पहले लेफ्ट साइड थी, अब यहाँ पे क्या होता है, ये राइट साइड चली जाती है। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे प्रोडक्ट में इन्वर्जन देखने को मिलता है। अब ये इन्वर्जन होता क्यों है, क्योंकि देखो जैसे ही Y- इधर की साइड अटैक करेगा, इस कार्बन के जो तीनों सब्स्टिट्यूएंट थे वो इस डायरेक्शन में थे। अब ये Y- जैसे ही अटैक करेगा तो ये तीनों क्या होंगे, सीधा होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। तो ये सीधा होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ से X लीव कर जाएगा तो ये Y बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो जैसे ये बाई जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये जो तीनों बॉन्ड हैं वो राइट साइड की डायरेक्शन में चले जाएंगे। मतलब होता क्या है, जैसे एक अम्ब्रेला होता है, ठीक है, अम्ब्रेला पे जैसे बारिश या तो आंधी तूफान होता है तो नीचे से प्रेशर लगता है एकदम से, तो वो जैसे ही प्रेशर लगता है तो वो अपना अम्ब्रेला होता है वो उल्टा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे होती है कि जब तक ये CX बॉन्ड यहाँ पे अटैच था, Y- नहीं था, तो ये इजीली लेफ्ट साइड थे इसके तीनों बॉन्ड। लेकिन जैसे ही Y- यहाँ पे अटैक करता है तो एकदम से क्या है, प्रेशर लगता है इस पे। तो इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, इसके तीनों बॉन्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। जो पहले लेफ्ट साइड थे वो क्या हो जाते हैं, अब राइट साइड हो जाते हैं और हमें क्या मिलता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये जो CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अब अपन को पता है कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की नीड होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन के समय एनर्जी रिलीज होती है। तो ये CX बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, तो ये एनर्जी मिलेगी इसको कि अब मान लो एक किसी बीकर में अपन रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे ये वाला रिएक्टेंट भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इससे टकराएगा तो ये जो टकराने में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी किस काम में आएगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो टकराएगा इससे तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी किस काम में आएगी, CX बॉन्ड को ब्रेक करने में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अपन इस रिएक्शन के रिगार्डिंग। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला तो यहाँ पे ये है कि ये रिएक्शन कैसी होती है, 1 स्टेप।
वन स्टेप रिएक्शन होती है, मतलब ये रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। अब ये जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होती है, यही स्टेप क्या होता है, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है और एक ही स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर रहा है इस रिएक्टेंट पे। तो इसी वजह से इस रिएक्शन की जो रेट होती है वो रिएक्टेंट पे और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। रेट कैसे निकालते हैं अपन, Rx की कॉन्सेंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, Rx की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो इसी वजह से अपन ने क्या बोला, इस रिएक्शन को बाई मॉलिक्यूलर क्यों, क्योंकि इसमें रिएक्शन जो है वो Rx और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड कर रही है रिएक्शन की रेट, इसलिए रिएक्शन कैसी होती है, बाई मॉलिक्यूलर। तो ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो हमेशा सेकंड ऑर्डर नहीं होता। अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस में हो जाए, एक्सिस में हो जाए, मतलब न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अपन जब वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो रिएक्शन रेट जो है वो वाटर पे डिपेंड नहीं करती है। उस केस में जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, केवल रिएक्टेंट पे। तो ये जो अब रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर नहीं होगा, क्या होगा अपना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये जो रिएक्शन कंप्लीट होती है इसको अपन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से शो करें तो देखो, ये जो एक्स एक्सिस होती है इस पे तो होता है अपना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और ये जो वाई डायरेक्शन होती है इस पे होता है एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, तो जो ये है रिएक्टेंट की एनर्जी, ये अपनी बन रही है ट्रांजिशन स्टेट, और ये है अपनी प्रोडक्ट की एनर्जी, ये है प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, और ये है अपना ट्रांजिशन स्टेट। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अपनी ट्रांजिशन स्टेट बनी थी उसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से क्या है, ज़्यादा। और ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एकदम से क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ये देखो ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये क्या है, एकदम से मिड पॉइंट है। और ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेट जो है उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, जैसे इंटरमीडिएट होता है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट होते हैं कार्बोकटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, बेंजीन, एरीन, नाइट्रीन, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। अपन उन सबको रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है। अगला पॉइंट आता है अपना कि यहाँ पे जो अगर मान लो अपना रिएक्टेंट क्या हो, कायरल कार्बन, रिएक्टेंट क्या हो, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है कि अगर मान लो ये कार्बन है, अब अपन को पता है कार्बन की होती है 4 वैलेंसी, कार्बन की होती है 4 वैलेंसी। अगर ये चारों वैलेंसी अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट से क्या हो, सेटिस्फाई, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट से सेटिस्फाई हो, तो ये कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन। अब जो कायरल कार्बन होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कायरल कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है कि अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है, कैसे कायरल मॉलिक्यूल है एक, उस कायरल मॉलिक्यूल को एक पीपीएल लाइट से गुजारा जाता है। मान लो ये पीपीएल लाइट है, पीपीएल लाइट क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये अपनी पीपीएल लाइट है। और इस पीपीएल लाइट से मॉलिक्यूल को पास किया जाता है, अपना ये जो कायरल मॉलिक्यूल है इसको पास किया जाता है। तो या तो ये मॉलिक्यूल इस पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, मतलब ये लाइट या तो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगी या फिर ये रोटेट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये तो है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अगर ये नहीं करेगा रोटेट इसको, तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाली बात है ये एक बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, इसको हम थियोरेटिकल या फिर हम पता नहीं लगा सकते इसका कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे ये इसकी 4 वैलेंसी, ठीक है, ले लिया अपन ने, ये I, यहाँ पे H,
यहाँ पे ले लिया CH3 और यहाँ पे ले लिया अपन ने C2H5 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है अपना OH-। ठीक है, ये अपना रिएक्टेंट है, ये कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की चारों जो वैलेंसी है वो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है। ये आयोडीन है, ये H है, ये CH3 और ये C2H5 और OH- क्या है अपना न्यूक्लियोफाइल। ये OH- यहाँ पे क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, क्योंकि फ्रंट साइड तो अटैक पॉसिबल है नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये दोनों कैसी है, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो इस वजह से फ्रंट साइड अटैक ये नहीं करेगा। तो ये जैसे ही बैक साइड अटैक करेगा तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या हो, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी अपनी, ये अपनी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी विच इज 5 कोऑर्डिनेटेड। ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे H, ये CH3, ये C2H5, यहाँ से OH बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। ये जो इन्वर्जन है ये हमें केवल कायरल कंपाउंड्स में ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जो कायरल नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे ये ले लेते हैं अपन CH3, ये कार्बन, ये CH3, ये हाइड्रोजन और ये X। ठीक है, अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, ये न्यूक्लियोफाइल करता है बैक साइड अटैक और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो अपना बन जाता है। अब अपन सीधा बना लेते हैं बिना ट्रांजिशन स्टेट के। यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल, ये CH3, ये CH3 और ये H। अब अपन को यहाँ पे कैसा पता लगेगा कि ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है? ये अरेंज अभी किया है अपन ने उस वे में, तो लग रहा है कि ठीक है इन्वर्टेड है, लेकिन ये इन्वर्टेड है या फिर नहीं हम इसको पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, CH3, यहाँ भी दोनों तरफ CH3 है। तो मतलब अपन कह ही नहीं सकते यहाँ पे कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला है। अगर ये चारों वैलेंसी डिफरेंट होगी तब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी से इसका पता लगा सकते हैं। अब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तो है नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी से हम PPL लाइट से उसको गुजारे भी तो ये ऑप्टिकल एक्टिव आएगा नहीं, तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस वजह से जब कायरल कंपाउंड लेते हैं तभी हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। और एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि हमेशा अटैक कहाँ पे होता है, बैक साइड अटैक होता है, फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता है। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे याद रखना है। अब अपन कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जो कि SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर अपन का आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। कि मान लो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल को करना है यहाँ से पीछे से अटैक और X को यहाँ से निकलना है और हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये कार्बन ये डैश पे, ये वेज पे, ये न्यूक्लियोफाइल इधर से आ रहा है और ये जो X है यहाँ से लीव कर रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। इस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5। जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा कि जो 3 बॉन्ड एंगल है वो तो होंगे 120 पे और जो 6 बॉन्ड एंगल है वो होंगे 90 डिग्री पे। 6 कौन कौन से, देखो ये जो है प्लेन में है, ये प्लेन में है और ये जो बॉन्ड है ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड जो है वो बन रहा है। ये जो डैश है ये है अवे फ्रॉम द व्यूअर और ये वेज है टुवार्ड्स द व्यूअर। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये किस पे है, 90 डिग्री पे। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ये भी 90 डिग्री पे है और ये बॉन्ड और जो पीछे डैश वाला है उसके साथ में 90 डिग्री बना रहा है, वेज वाले के साथ में 90 डिग्री बना रहा है और ये डैश और ये वेज 90 डिग्री है, ये वाला बॉन्ड और ये डैश 90 डिग्री पे है और ये जो है वो 120 डिग्री पे है। जब अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा बॉन्ड 90 डिग्री का है, कौन सा बॉन्ड 120 डिग्री का है। तो यहाँ पे क्या है कि 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के और 6 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं। तो अपन को यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि जो बॉन्ड एंगल पहले 109 डिग्री के थे वो अब डिक्रीज होकर 90 डिग्री के हो गए। तो जैसे ही बॉन्ड एंगल कम होंगे तो यहाँ पे होगा क्या, इनके बीच में रिपल्शन। जैसे ही बॉन्ड एंगल कम होंगे इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो अब मान लो कि जो कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जैसे ही कम होगा उनको एडजस्ट करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम। ठीक है,
तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यही कारण है कि ये क्या चाहेगा कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं वो क्या हो, स्मॉल हो, जिससे जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनाए तो यहाँ पे बल्कीनेस की वजह से ट्रांजिशन स्टेट बनने में प्रॉब्लम ना आए। तो अब मान लो कि अपने पास में है एक रिएक्टेंट तो CH3X, एक है ये CH3, ये कार्बन, इससे एक ये H, ये X, ये कार्बन, इससे एक तरफ CH3, एक और CH3, एक H और एक X, और एक कार्बन इससे एक तरफ CH3, ये भी CH3, ये भी CH3 और ये X। मतलब ये तो क्या हो गया, 0 डिग्री हैलाइड, ये 1 डिग्री हैलाइड, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही 3 डिग्री तक पहुँचते हैं यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ने लग जाती है, बल्कीनेस यहाँ पे बढ़ने लग जाती है। अब जैसे ही बल्कीनेस यहाँ पे बढ़ेगी तो यहाँ पे इनको 90 डिग्री पे अरेंज रहने में क्या आने लग जाएगी, प्रॉब्लम आने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। तो यही कारण है कि अगर अपन रेट की बात करें तो ये CH3X जो है वो बढ़िया रेट देगा। मतलब रेट का ऑर्डर क्या होगा, 0 डिग्री के केस में SN2 रिएक्शन जो है वो अच्छी होगी, 1 डिग्री के केस में उससे कम, फिर 2 डिग्री के केस में उससे कम, और 3 डिग्री तो देता ही नहीं है SN2। दूसरा फैक्टर आता है अपना सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट जो है वो भी क्या करता है, रेट को अफेक्ट करता है। सॉल्वेंट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट जो है वो भी 2 टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। मैं बोल रही हूँ कि सॉल्वेंट जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट जो है वो भी 2 टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। अब अपन थोड़ा सा पहले इनके बारे में देख लेते हैं कि पोलर प्रोटिक क्या होता है और पोलर एप्रोटिक क्या होता है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है उसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि वाटर, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के होते हैं DMSO, DMF। DMSO होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और DMF होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एक तरफ मैं लिख लेती हूँ पोलर प्रोटिक और एक तरफ लिख लेती हूँ पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है उसमें क्या होता है, अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ जैसे NaBr। ये क्या है, अपना कोई सॉलिड सॉल्ट, ये है सॉलिड सॉल्ट। अब सॉलिड सॉल्ट है, अब उनको पता है Na+ जो है वो आयनिक फॉर्म में रहता है, Na+ और Br-। सॉलिड जब होता है तभी भी आयनिक फॉर्म में रहता है, Na+ और Br- की फॉर्म में। पोलर प्रोटिक का एग्जाम्पल ले लिया अपन ने कोई एल्कोहल जैसे कि ROH। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये Na+ जो है वो सॉल्वेट हो जाता है इस सॉल्वेंट के द्वारा। कैसे सॉल्वेट होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, ये R और ये H, ऑक्सीजन के पास में है लॉन पेयर, ये अपने लॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, अपने लॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो ये अपने लॉन पेयर डोनेट करके इसको क्या कर रहा है, सॉल्वेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही Br- है, Br- सॉल्वेट कैसे होगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, जो एल्कोहल का जो H है उसके साथ में क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या हो जाएगा, सॉल्वेट हो जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे NaBr, अपन ने सॉल्ट तो यही ले लिया, ये आयनिक फॉर्म में है Na+ और Br-। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अपन ने एग्जाम्पल ले लिया DMF का। DMF क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, HCOO NMe2, ये होता है अपना डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। अभी जो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड है ये पोलर क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड और ये C। अपन को पता है कि जो C+O होता है इसमें क्या है, पोलैरिटी जनरेट हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये जो Na+ है इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो अपना फॉर्मामाइड है, ये फॉर्मामाइड है, ये इधर NMe2 जुड़ रहा है, ये है H। अब ये जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर है ये अपने लॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट कर देगा Na+ को। तो Na+ तो हो गया यहाँ पे सॉल्वेट। लेकिन Br- जो होता है उसको सॉल्वेट करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा H भी नहीं है जो क्या कर सके, इसको सॉल्वेट कर सके। क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन जो है वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे कर नहीं सकता, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सॉल्वेट नहीं होगा, ये रहेगा नेग्ड, और ये क्या रहेगा, रिएक्शन मिक्सचर में ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब ये रिएक्शन मिक्सचर में ऐसे ही पड़ा रहेगा तो इसलिए क्या होता है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल, ये क्या रहेगा, अपना गुड न्यूक्लियोफाइल
फाइल। तो यही कारण है कि जब अपन SN2 रिएक्शन करवाते हैं तो अपना सॉल्वेंट कैसा चूज करते हैं अपन, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो अपन सॉल्वेंट कैसा लेना है अपन को, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल अपन ने देखी थी अभी, DMSO और DMF। DMF तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड होता है, DMSO होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। S डबल बॉन्ड O CH3 होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तीसरा आता है अपना फैक्टर लीविंग ग्रुप का, कि लीविंग ग्रुप जो है वो रिएक्शन रेट को किस प्रकार से अफेक्ट करेगा। तो ये तो अपन को साफ साफ पता है कि भाई लीविंग ग्रुप जो है वो जितना ज़्यादा अच्छे से जितना जल्दी लीव कर जाएगा मॉलिक्यूल को, उतनी ही अच्छी रिएक्शन होगी, उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। तो कोई भी लीविंग ग्रुप जो है वो अच्छा कब होगा, मतलब लीविंग ग्रुप जो है वो आसानी से लीव कब करेगा, ये चीज़ डिपेंड करती है दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली बात तो है कि ये जो CX बॉन्ड होता है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है। अगर इसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतनी ही कम। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी वो बॉन्ड, उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही क्या होगा, ईजी। जैसे कि देखो मैं पहले इसको लिख देती हूँ कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही क्या होगा, ईजी होगा। मतलब अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड ईजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक, बॉन्ड ईजीली ब्रेक हो जाएगा। तो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, हैलाइड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CI, CBr, CCl और CF। बाकी वैलेंसी आप पूरी कर लेना, इसकी 3 मतलब 4 वैलेंसी होती है टोटल, तो अपन केवल एक को ही बना के चल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे ये जो I होता है इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा, इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा। और ये जो CI बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा। CI बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा। अगर अपन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखते हैं तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, CI की ज़्यादा होगी, CBr की फिर कम होगी, CCl की और भी कम होगी, और CF की क्या होगी, सबसे कम। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, CI की। तो बॉन्ड लेंथ जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा, उतना ही ईजी। तो ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा। तो रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा कि CI के केस में रेट जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, CBr के केस में उससे कम, CCl के केस में उससे कम, और CF के केस में उससे कम। दूसरा फैक्टर होता है साइज का, कि लीविंग ग्रुप की साइज जितनी ज़्यादा होगी, लीविंग ग्रुप की साइज जो है वो जितनी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, इजीली लीव कर जाएगा, इजीली लीव कर जाएगा। लीविंग ग्रुप की लीव करने की टेंडेंसी जो है वो दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो CX बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, और दूसरा जो लीविंग ग्रुप होता है उसकी साइज क्या है। अब अपन ने ये तो बात करी थी कि जब अपने क्या थे, एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे थे अपन, जब अपन ने बात की थी एल्काइल हैलाइड्स की, कि भाई हैलाइड्स क्या हो, लीविंग ग्रुप हो। लेकिन अगर मान लो OH माइनस क्या हो, एज अ लीविंग ग्रुप, मतलब OH माइनस को हमको लीव करना है, तो क्या होगा। अब अपन को पता है कि जो OH माइनस होता है वो बैड लीविंग ग्रुप होता है, मतलब वो तो OH माइनस की फॉर्म में तो जाएगा नहीं। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि OH माइनस को चेंज करना पड़ेगा किसी और फॉर्म में उसको लीव करने के लिए। तो पहला तरीका है कि अपन उसका क्या करवा दें, प्रोटोनेशन करवा दें। अगर उसका प्रोटोनेशन करवा देंगे तो वो आसानी से लीव कर जाएगा। तो प्रोटोनेशन कैसे करवा देंगे, अब जैसे मान लो ये है अपना एल्कोहल, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया तो ये ऐसे तो जाएगा नहीं, क्योंकि अपन बोल रहे हैं कि जो OH होता है वो बैड लीविंग ग्रुप होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आए OH निकल जाए वो तो पॉसिबल है नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन कोई एसिड ले लेंगे, मैं मान लेती हूँ, ले लेती हूँ कॉन्क H2SO4। तो ये एसिड क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा, क्योंकि इसके पास में क्या है, लोन पेयर, यहाँ पे है H+, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, OH, यहाँ पे H और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अपन को पता है कि H2O क्या होता है, गुड लीविंग ग्रुप, H2O क्या होता है, गुड लीविंग ग्रुप। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या है, बैक साइड अटैक करेगा, ये H2O यहाँ से निकल जाएगा, H2O निकल गया और ये अपना जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो अपन ने देख लिया कि एक तरीका तो OH को निकालने का। दूसरा तरीका क्या है कि अपन OH जो है उसको किस में चेंज कर ले, बेटर लीविंग ग्रुप में। अब प्रोटोनेशन वाला काम तो हो गया, अब अपन इसको और कैसे निकाल सकते हैं, बेटर लिविंग ग्रुप पे चेंज कर लेते हैं। इसके लिए अपनी पॉपुलर चॉइस क्या होती है
कि अपन इसको सल्फर या फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप से जोड़ दे। ऑक्सीजन को क्या करें, सल्फर या फिर फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड से जोड़ दें। अब इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये अपने पास में है अल्कोहल, यहाँ पे आता है PbR3। ये क्या है, PbR3। अब अपन को पता है कि फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे अटैक करता है फॉस्फोरस पे, तो ये जो Br है यहाँ से लीव कर जाता है। ये ऑक्सीजन अटैक करता है फॉस्फोरस पे और एक Br यहाँ से लीव कर जाता है। जैसे ही ये Br यहाँ से लीव करता है तो ये क्या करेगा, फॉस्फोरस इससे आकर के जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया Br और ये Br। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो OPBr2 होता है ये क्या बन जाता है, अब गुड लिविंग ग्रुप। ये क्या बन जाता है, गुड लिविंग ग्रुप। अब न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अपन देख रहे हैं कि जो OH ग्रुप जिसे निकालना आसान नहीं था उसको हमने किस में चेंज कर लिया, बेटर लिविंग ग्रुप में। तीसरा अपना आता है कि ये जो OH ग्रुप है इसको अपन किस में चेंज कर ले, टॉसाइल में। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको ऐसे चेंज करेंगे कि ये जो अपना अल्कोहल होता है इसकी रिएक्शन करवानी होती है हमें टॉसाइल क्लोराइड से। तो जैसे ही अपन इसकी रिएक्शन इससे करवाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, बेस, क्योंकि बेस को क्या चाहिए, प्रोटोन चाहिए। अब अपन को पता है कि ये वाला जो प्रोटोन होना है इसका काफ़ी एसिडिक होता है, तो ये बेस जो है इसको ले लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O-। अब जैसे ही यहाँ पे O- आएगा ये किस पे अटैक करेगा, TS पे, और ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ये TS इससे जुड़ जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। तो ये क्या बन जाएगा अपना OTS। अब यहाँ पे क्या आएगा, OTS जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। ये OTS यहाँ से लीव करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है वो क्या बन चुका है अब, गुड लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे आ जाएगा अपना न्यूक्लियोफाइल। अब ये TS क्या होता है, TS होता है अपना, TS होता है ये बेंजीन रिंग, ये अपनी बेंजीन रिंग, यहाँ पे जुड़ रहा है CH3, ये सल्फर के साथ में एक डबल बॉन्ड O और ये जुड़ रहा है L। तो ये क्या होता है अपना टोलुइन पैरा सल्फोनाइल क्लोराइड। ये होता है अपना टोलुइन पैरा सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे एक गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा और हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं अब कि यहाँ पे ये दे रखा है अपन को एनिसोल। ये क्या है, एनिसोल। इसकी रिएक्शन करवानी है अपन को किसके साथ में, HI के साथ में। ये क्या है, एराइल एल्काइल ईथर। ये क्या है, एराइल एल्काइल ईथर। तो अपन देख रहे हैं कि जो ईथर्स होते हैं वो SN2 रिएक्शन देते हैं या फिर नहीं देते, किस प्रकार से ये SN2 रिएक्शन देते हैं वो अपन को यहाँ पे देखना है। तो जनरली तो अपन क्या देखेंगे, इसको देखते ही क्या करेंगे अपन कि हाँ ठीक है ये H+ है, ये I- है, I- अपना न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इधर की साइड और ये OM यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि अपन को पता है OM ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये लीव कर देगा। तो अपन क्या बना देंगे फटाफट से, ये बन गया बेंजीन रिंग और ये अपना I आ गया। लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर अपन इसको यहाँ पे बनाएंगे तो इसको अटैक किस प्रकार से करना पड़ेगा कि ये तो है अपना OMe। अब ये जो I- है इसको करना पड़ेगा बैक साइड से अटैक। अब अपन को पता है कि यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है जो कि प्लेनर है, ये बैक साइड से अटैक यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो HI है ये बहुत ज़्यादा आयनिक बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये इस पे आ जाएगा प्लस और इस पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे इसके पास में क्या है, लॉन पेयर, तो ये H+ किससे जुड़ जाएगा, इससे। तो अपना बन जाएगा यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, ये ऑक्सीजन, ये Me, और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये है अपना I-। अब ये जो मिथाइल है ये कैसे है, इसको अपन लिख लेते हैं CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है अपना CH3। अब ये I- क्या करता है, बैक अटैक करता है CH3 पे और ये निकल जाता है यहाँ से एज अ लिविंग ग्रुप, क्योंकि अपन को पता है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये क्या है अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और ये क्या करेगा, अब ये I- यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा और ये जो फिनोल है अपना एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, CH3I+, ये बन जाएगा अपना फिनोल।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ईथर होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। वो इस तरीके से टूटेगा ही नहीं कि यहाँ से ये OM ही निकल जाए, इस तरीके से वो टूटेगा ही नहीं, ये निकलेगा, ये रिएक्शन जो है वो इस प्रकार से कंप्लीट होगी और अपना प्रोडक्ट बनेगा मेथाइल आयोडाइड और फिनोल। ओके गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी अपन SN2 रिएक्शन के बारे में और पढ़ेंगे, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिर अपन स्टार्ट करेंगे SN1 रिएक्शन। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।